शेयर मार्केट में लॉस होने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि लोगों को स्टॉक मार्केट के टर्म्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ख़ास तौर पर नए इन्वेस्टर्स के लिए। इतने सारे अलग अलग टर्म्स और एक्रोनिम्स की वजह से इनसे फ्रस्ट्रेट होना नॉर्मल है। इसलिए शेयर बाज़ार को समझने और इससे पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट के टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास वीडियो, जिसमें आप स्टॉक मार्केट के टर्म्स को अच्छे से सीख जाएंगे। इन टर्म्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए इसे हमने प्लेलिस्ट में बनाया है, जिससे कि कोई भी टर्म बाकी ना रह जाए। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस टर्मिनोलॉजी तक सब कुछ कवर किया है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट को उनके साथ भी शेयर करें और उनकी सक्सेस का पार्ट बने। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, EPS, ROE और EBITDA के बारे में। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, आइए शुरू करते हैं। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो सकती है। ऐसे में इस बात का डर बना रहता है कि हमारा इन्वेस्टेड पैसा कहीं डूब ना जाए, इसलिए इस टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है यानी बिजनेस को बंद करती है, तब इन्वेस्टर्स को बुक वैल्यू जितना पैसा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके दिया जाता है। इसका इस्तेमाल इन्वेस्टर्स कंपनी की वैल्यूएशन लगाने के लिए करते हैं। बुक वैल्यू जनरली पर शेयर के मार्केट प्राइस से कम होती है। जैसे अगर हम ITC कंपनी को देखते हैं तो इसकी शेयर प्राइस 422 रुपये 55 पैसे है, जबकि इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 55 रुपये 80 पैसे है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी आया था, कि एक शेयर की इतनी कम वैल्यू। इसके लिए हमें इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानना होगा, क्योंकि इसी से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि बुक वैल्यू शेयर की मार्केट प्राइस से कम क्यों होती है। आइए देखते हैं इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स। यानी कि जब आप ITC कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को घटाते हैं तो आपको इसकी बुक वैल्यू मिल जाती है। यही रीज़न है कि कंपनी की बुक वैल्यू शेयर प्राइस से कम होती है। फेस वैल्यू जब किसी कंपनी के फाउंडर्स को कंपनी के शेयर्स अलॉट करने होते हैं तो इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल टर्म में कहें तो फेस वैल्यू कंपनी की एक शेयर की वैल्यू होती है। इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व है। जैसे अगर कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो अप टू 50 लाख शेयर इशू किए जा सकते हैं। ये फेस वैल्यू कितनी भी कम हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स का फेस वैल्यू से डायरेक्ट लिंक होता है। अगर फेस वैल्यू 5 रुपये है तो अप टू 1 करोड़ शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो इन नंबर ऑफ़ शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपको डिविडेंड अमाउंट मिलता है। डिविडेंड के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। EPS का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि आपके एक शेयर पर होने वाली आपकी अर्निंग्स। जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का EPS देखते हैं तो इसका EPS है 65.33 रुपीज़, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो आपकी एक शेयर से अर्निंग 65 रुपीज़ 33 पैसा है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एंड ऑफ पीरियड कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी कंपनी का EPS जान सकते हैं। वैसे कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप कंपनी का EPS कैलकुलेटेड मिल जाता है। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कंपनी ग्रोथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ROE 10 का मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टेड पैसे पर 10 रुपये का रिटर्न मिलता है, लेकिन ये भरोसेमंद कंपोनेंट नहीं है। इसे समझने के लिए पहले इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ पर नेट इनकम का मतलब है अमाउंट आफ्टर EBITDA। काफ़ी लोग रिटर्न ऑन इक्विटी और रेट ऑफ रिटर्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में कंपनी की ग्रोथ को कैलकुलेट किया जाता है, वहीं रेट ऑफ रिटर्न में एज इन्वेस्टर आपने कितना रिटर्न रिसीव किया है स्टॉक मार्केट के अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट से, उसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये भरोसेमंद कंपोनेंट नहीं है। आइए जानते हैं क्यों। जैसा कि इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में नेट इनकम का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स लोन लेकर उसे नेट इनकम में दिखा सकते हैं और इस फॉर्मूला के आंसर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए हाई ROE
कंपनी की ग्रोथ की श्योरिटी नहीं देता है। एबिटा, इसका मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई डिडक्शन इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इसे कंपनी की फाइनल इनकम नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि विश्व के कई प्रसिद्ध इन्वेस्टर्स इसे नापसंद करते हैं। इस कंपोनेंट का इस्तेमाल कंपनीज अपनी वैल्यूएशन दिखाने के लिए करती है। आप भी इसे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। जय हिंद।